नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। जीएनटी स्पेशल में आप सभी का स्वागत है और जीएनटी स्पेशल में हमारा खास शो महाकुंभ का महापर्व लेकर हाजिर हूं आप सभी के सामने एक बार फिर से। देखिए, प्रयागराज में 13 जनवरी को महाकुंभ का शुभारंभ हुआ था। तब से अब तक लगभग 38 करोड़ लोग संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। यहां जीएनटी पर हम आप सभी को घर बैठे महाकुंभ की महायात्रा करवाते हैं। महाकुंभ का हर रंग आप तक दिखाते हैं और पहुंचाते हैं। तो चलिए हमारे साथ महाकुंभ की महायात्रा पर। देखिए, आज एक तरफ देश की राजधानी में लोकतंत्र का महाकुंभ चल रहा था, तो दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रयागराज में आस्था के महाकुंभ में पहुंचे थे डुबकी लगाने। महाकुंभ पहुंचकर प्रधानमंत्री ने त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई और उसी की तस्वीरें आपके लिए लेकर आए हैं। स्नान और ध्यान के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संगम तट पर मंत्रोच्चारण के बीच में पूजन अर्चन भी किया। इस दौरान प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए संगम किनारे श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा हुआ था। इस मौके पर सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ पूरे समय उनके साथ मौजूद रहे। महाकुंभ को आरंभ हुए 4 हफ्ते हो चुके हैं। 3 शाही स्नान का समापन हो चुका है। प्रधानमंत्री ने स्नान के लिए एक ऐसे दिन को चुना जब कोई खास पर्व नहीं था, यानी संगम में सीमित मात्रा में श्रद्धालु मौजूद थे। ऐसे में पूरा दौरा आराम से संपन्न हुआ। तो चलिए आपको दिखाते हैं तीर्थराज प्रयाग में जब प्रधानमंत्री पहुंचे तब वहां क्या क्या हुआ। नैवेद्यं निवेदयामि द्रवदक्षिणां समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो वाजायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखाद् अग्निर्जायत। मन में बसा कर तेरी मूर्ति। जब पिछले महाकुंभ से निकली संतों की एक मत ध्वनि की गूंज ने नरेंद्र दामोदर दास मोदी के लिए राजधानी की राह खोली थी, तब किसने सोचा होगा कि अगले महाकुंभ तक वो तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनकर यहां आस्था की डुबकी लगाने पहुंचेंगे। लेकिन आज आखिरकार वो मौका आया। तीर्थराज प्रयाग की धरा थी और पतित पावनी की अविरल धारा। संगम तीर्थ पर त्रिवेणी के जल में खड़े थे पीएम मोदी। कभी अर्घदान करते, कभी मंत्रोपासना करते, कभी अंगुलियों में घूमती रुद्राक्ष की माला। ओम सुजात ज्योति महाकुंभ के महातीर्थ पर त्रिवेणी में डुबकी के ये अनमोल क्षण, अद्भुत अनुभव, अद्वितीय एहसास। पीएम मोदी जब प्रयागराज में डुबकियां लगा रहे थे तो संगम पर मौजूद हजारों लाखों श्रद्धालुओं को स्नान, दान, भजन, पूजन के अलावा पीएम मोदी की एक झलक का इंतजार था। संगम की धारा में सैलानी पक्षियों की मौजूदगी और त्रिवेणी की धारा में तैरती छोटी बड़ी नावें पीएम मोदी की संगम यात्रा के दौरान तीर्थराज की नयनाभिराम तस्वीरें नजर आईं। उधर स्नान के बाद पीएम मोदी मां गंगे की उपासना करने पहुंचे थे। पीएम अब नए परिधान में थे। काले कुर्ते और जैकेट के साथ पीएम मोदी ने सिर पर टोपी पहनी हुई थी। गले में भगवा अंगोछा लिए पीएम मोदी मां गंगे की पूजा करने पहुंचे। मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरे मंगलम भगवान शंभो मंगलम। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पीएम मोदी ने मां गंगे की धारा की अर्चना की। पुण्य सलिला मां गंगा की धारा में अक्षत पुष्प नैवेद्य अर्पण करने से लेकर मां गंगे के दुग्धाभिषेक तक पूरे घाट पर मंत्रोच्चार गूंजता रहा। पीएम मोदी ने मां गंगा का अभिषेक किया, पावन धारा में चुनरी अर्पित की और मां गंगे की आरती उतारी। चराचर जगत की मंगल कामना के साथ पूजा संपन्न कर प्रधानमंत्री मोदी वापस
उसी नाव में सवार हुए जिससे वो संगम तक पहुँचे थे। स्नान दान पूजन अर्चन के बाद पीएम मोदी वापस उसी छोटी सी नाव के जरिए अरैल घाट की ओर रवाना हुए जिस नाव से वो स्नान करने आए थे। अरैल घाट के आसपास 100 से 200 मीटर की दूरी पर हजार श्रद्धालु पीएम मोदी की एक झलक लेने के लिए मौजूद थे। पीएम मोदी ने उन्हें निराश नहीं किया। बोट से उतरने के बाद सीधे कार में सवार होने की बजाय पीएम मोदी थोड़ी दूर तक आगे आए और वहां मौजूद लोगों को हाथ हिलाकर अभिवादन किया। इस दौरान सीएम योगी भी उनके साथ रहे और दोनों लोग वापस एक ही कार में वहां से रवाना हुए। प्रधानमंत्री मोदी जब अरैल घाट पहुंचे थे तब भी उनके साथ कोई बड़ा लाव लश्कर नहीं था। सुरक्षा कर्मियों के अलावा सिर्फ सीएम योगी प्रधानमंत्री मोदी के साथ मौजूद थे और जब पीएम वापस लौटे तब भी कोई साधु संत सन्यासी या दूसरे लोग वहां मौजूद नहीं थे। प्रयागराज में स्नान के बाद प्रधानमंत्री मोदी वापस डीपीएस हेलीपैड पहुंचे, जहां से प्रयागराज एयरपोर्ट तक वो हेलीकॉप्टर में गए और फिर वहां से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। 2013 से निकलकर 2019 होते हुए 2025 महाकुंभ तक प्रयाग में मानो एक परिक्रमा समाप्त हुई हो। कुंभ नगरी प्रयागराज से कुमार अभिषेक और समर्थ श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, महाकुंभ के इस महापर्व में अब बारी कुंभ कथा की। कुंभ की शुरुआत वैदिक काल से मानी जाती है, लेकिन गुजरती सदियों के साथ महाकुंभ का आयोजन सनातन धर्म की अनवरत यात्रा बन गया। वक्त के साथ कुंभ मेला मानव जाति के लिए आध्यात्मिक उत्थान का साधन तो बना ही, लेकिन साथ ही एक ऐसा समय भी बन गया जब सनातन समाज वास्तव में एकत्रित होने लगा, संगठित होने लगा। और शायद यही वजह रही कि आध्यात्मिक और धार्मिक वजहों से परे भी हर दौर में सत्ता के शिखर पर बैठे लोगों के लिए कुंभ का महत्व सदा बना रहा। आजाद भारत में भी कुंभ के दौरान कई राजनीतिक प्रयोग हुए। कई नेताओं को कुंभ ने नई सियासी पहचान दी। कुंभ में त्रिवेणी के तट पर कई बड़े फैसलों की जमीन तैयार हुई। आज आपको सुनाते हैं कुंभ की वो कथाएं जब महाकुंभ में आध्यात्म के साथ सियासत के संगम से देश की सामाजिक और राजनीतिक जमीन पर एक नई धारा का उद्यम हुआ। वैसे तो कुंभ का जिक्र वेदों, पुराणों और तमाम ऐतिहासिक किताबों में मिलता है, लेकिन देश के सबसे बड़े आध्यात्मिक उत्सव का एक राजनीतिक पहलू भी है। अलग अलग कालखंडों में महाकुंभ भारत के आम जनमानस को संगठित करने वाले महा आयोजन के रूप में उभरा। आजादी के पहले से कुंभ एक ऐसा आयोजन रहा जिसमें अंग्रेजी हुकूमत के दौर में भी अच्छी खासी भीड़ जुटती रही। देश के कोने कोने से सनातन धर्मावलंबी कुंभ स्नान के लिए एकजुट होकर बड़ी संख्या में संगम तट पर पहुंचते थे। महाकुंभ के इसी चरित्र ने अलग अलग साम्राज्यों, विदेशी आक्रांताओं, ब्रिटानिया हुकूमत और आजाद भारत की अलहदा सरकारों के दौर में भी इसे देश के राजनीतिक हलकों में प्रासंगिक बनाए रखा। धार्मिक समागम होकर भी महाकुंभ देश के सियासतदानों के लिए एक बेहद अहम और महत्वपूर्ण आयोजन बना रहा, जिसे लेकर आजाद भारत में कई राजनीतिक प्रयोग हुए। कई बार कद्दावर नेता राजनीतिक आकांक्षाओं और सियासी संदेशों के प्रसार के लिए कुंभ पहुंचे। जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक देश के कई प्रधानमंत्री महाकुंभ के दौरान संगम में डुबकी लगाते नजर आए। तो वही कई मौकों पर देश की दिशा बदलने वाले फैसलों का बीज भी महाकुंभ के दौरान त्रिवेणी की धरा पर ही रोपा गया। एक बात हर दौर में आम रही कि कुंभ की जमीन से संदेश की जो भी लहर निकली उसे दूर तलक महसूस किया गया। इसके परिणाम दूरगामी साबित हुए।
आजाद भारत में राजनीतिक हस्तियों के कुंभ में शिरकत करने की शुरुआत देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से हुई थी। पंडित नेहरू ने साल 1954 में प्रयाग के कुंभ मेले का दौरा किया। पंडित नेहरू ने साल 1954 में प्रयाग के कुंभ मेले का दौरा किया था। आमतौर पर धार्मिक आयोजनों से दूरी बनाए रखने वाले पंडित नेहरू का कुंभ दौरा अपने आप में एक बड़ी सियासी घटना है। जवाहरलाल नेहरू की जब भी बात होगी तो वो हमेशा जो धार्मिक तौर से अपनी पहचान से बचत करते रहते थे, उससे बचाव करते थे। लेकिन जब कुंभ का आयोजन हुआ था तब उनके जो सलाहकार थे उन्होंने उन्हें ये राय जरूर दी कि इस आयोजन में हिस्सा लेना चाहिए और प्रधानमंत्री को जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इससे बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की आस्था जुड़ी हुई है। और यही वजह है कि नेहरू सीधे तौर से धार्मिक आयोजनों में जो जाने से बचते थे, वो प्रयागराज गए और प्रयागराज में उन्होंने आमद दर्ज की। नेहरू का कुंभ दौरा उस वक्त प्रयाग में मची भयानक भगदड़ के चलते भी चर्चा में रहा था। इस हादसे के बाद नेहरू ने बड़े नेताओं को कुंभ जाने से बचने की सलाह दी थी, लेकिन उनकी यह सलाह ज्यादा दिन नहीं चली। वो साल था 1966 का। प्रयाग में कुंभ मेले का आयोजन हुआ था, लेकिन उसी समय देश में एक बड़ी घटना हुई थी। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का ताशकंद में निधन हो गया था। उसके बाद तमाम राजनीतिक घटनाक्रमों के बीच इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री की रहस्यमयी मौत को लेकर सवाल उठ रहे थे। इस बीच इंदिरा गांधी ने संगम का दौरा किया था। 25 जनवरी 1966 को इंदिरा गांधी ने संगम पहुंचकर लाल बहादुर शास्त्री की अस्थियों का विसर्जन किया था। इसके कुछ ही समय बाद उन्होंने तब के इलाहाबाद में एक बड़ी रैली को संबोधित करते हुए एक भावुक भाषण दिया था। इंदिरा गांधी का यह कदम उनकी शुरुआती सियासत में मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ था। बताते हैं तब कई संतों ने इंदिरा गांधी को लेकर दावा किया था कि वो लंबे समय तक सत्ता पर काबिज रहेंगी। 1966 में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी और उसके अगले ही दिन वहां पर कुंभ में पहुंची थी, वहां पर दो बातें बड़ी अहम हो गई थी। दरअसल लाल बहादुर शास्त्री से जनता का बड़ा जुड़ाव था। उनकी अस्थियां लेकर इंदिरा गांधी वहां पर पहुंची थी और उसके बाद जब उन्होंने प्रयागराज में उन अस्थियों का विसर्जन किया तो एक तो प्रधानमंत्री का वहां पर कुंभ में पहुंचना ये लोगों को बड़ा भाया। उसके साथ ही उनका जुड़ाव इस वजह से भी था कि भावनात्मक जुड़ाव काफी हुआ कि लाल बहादुर शास्त्री जी की अस्थियां लेकर इंदिरा गांधी आई हैं। इसी वजह से जो साधु संत थे उन्होंने ये भविष्यवाणी की थी कि वो लंबे वक्त तक देश की सियासत में, देश की सत्ता पर वो काबिज रहेंगी। और एक तरीके से उनकी भविष्यवाणी वो साफ भी हुई, वो सफल भी हुई। राजनीति की किताब में महाकुंभ का जिक्र जिस अगले अध्याय में हुआ, उसके आते भारत में एक दशक का दौर बीत चुका था। साल 1977 में महाकुंभ का आयोजन इमरजेंसी के बाद हुआ था। उस वक्त देश में एक नई सियासी लहर चल रही थी और इंदिरा गांधी के खिलाफ जबरदस्त माहौल था। जयप्रकाश नारायण की जनता पार्टी की चर्चा देश में हर ओर थी। इस बीच जेपी ने कुंभ में स्नान किया। इस घटना के बाद महाकुंभ में संतों ने जेपी के नाम पर मुहर लगाई थी। इसका संदेश काफी दूर तक गया था। इस एक कदम ने पूरे देश में जेपी और जनता पार्टी के पक्ष में हवा बनाने में भूमिका निभाई थी। जेपी का भी कुंभ में जाना ये इसलिए भी काफी अहम हो गया था कि जेपी ने जिस तरीके से पूरी एक बागडोर संभाली थी और इमरजेंसी को लेकर एक प्रतीक बन गए थे। और उस प्रतीक में उन्होंने जब वो कुंभ में पहुंचे थे तो एक आम जनता का जो प्रतिरोध था, जो विरोध की आवाज थी इमरजेंसी के खिलाफ, वो विरोध की आवाज जो जन एक आस्था थी उससे भी जब जुड़ी तो जाहिर सी बात है कि उसकी वजह से भी जेपी को एक बड़ा एक समर्थन भी मिला। इसके बाद अगले महाकुंभ का आयोजन साल 1989 में हुआ था। ये वो समय था जब इंदिरा गांधी की मौत के बाद देश में राजीव गांधी सरकार को 5 साल बीत रहे थे। कई मुद्दों पर सरकार घिरी हुई थी। हिंदू मुस्लिम की सियासत जोर पकड़ रही थी। इसी महाकुंभ में बीजेपी की सियासी पहचान को मजबूत बनाने की जमीन तैयार हुई थी। महाकुंभ में त्रिवेणी के तट से ही अयोध्या में राम मंदिर का मुद्दा गरमाया था। कुंभ एक बढ़िया अवसर होता है और इसमें संत समाज जुटता है और संत समाज में के जुटान में ही अशोक सिंघल ने
इस आंदोलन को शुरू किया था, राम मंदिर आंदोलन को एक तरह से एडॉप्ट किया था। उसके पहले तक विश्व हिंदू परिषद का ये बड़ा आंदोलन नहीं था, बल्कि राम मंदिर का आंदोलन था। आप जान करके ताज्जुब करेंगे कि उस समय उत्तर प्रदेश के कांग्रेसी सरकार के मंत्री थे और मुजफ्फरनगर की कांठ विधानसभा में एक क्षेत्र में एक बैठक हुई थी। उसी बैठक में वो आए थे और वहीं से उन्होंने उसकी शुरुआत की थी। और संतों ने सबसे पहले, विश्व हिंदू परिषद ने ठीक है कि अडॉप्ट किया, लेकिन जो साधु संत हैं उन्होंने इसको अपनाया, उसके महत्व को समझा। इसके एक दशक बाद 1999 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 182 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। इसके लगभग सवा साल बाद 2001 में प्रयाग में महाकुंभ का आयोजन हुआ। – 2001 में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी कुंभ मेले में पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने गंगा में डुबकी भी लगाई थी। सोनिया गांधी की इस कुंभ यात्रा को लेकर कई सवाल भी उठे थे। कई लोगों ने तर्क दिया कि अपनी एंटी हिंदू इमेज को बदलने और 99 के चुनाव में उठे विदेशी मूल के मुद्दे का जवाब देने के लिए सोनिया गांधी ने गंगा में डुबकी लगाई। देखिए, 2001 में जब कुंभ का आयोजन हुआ था, उससे पहले सोनिया गांधी के विदेशी होने का मुद्दा उसने तूल पकड़ा था। लेकिन 2001 में जब सोनिया गांधी ने कुंभ में शिरकत की थी, उस वक्त उन्होंने ये बयान भी दिया था कि मैं प्रयागराज में आई हूं, ये मेरी ससुराल है, मैं यहाँ की बहू हूं। तो एक बड़ा कनेक्ट हुआ था, इमोशनल कनेक्ट हुआ था। हालांकि उस वक्त बीजेपी के भी दिग्गज चेहरे कुंभ में पहुंचे जरूर थे, लेकिन सोनिया गांधी का कुंभ में जाना ये भी एक बड़ा कांग्रेस के लिए, एक उससे संवेदनाएं भी जुड़ी, भावनाएं भी जुड़ी। उसी कुंभ के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी समेत कई नेता कुंभ के आयोजन में पहुंचे थे। अटल जी के कुंभ स्नान की ठीक 12 साल बाद बारी आई महाकुंभ 2013 की। ये वो दौर था जब गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी देश की सियासत में अपनी एक नई पहचान बनाने की कोशिश में थे। 2013 के कुंभ में संतों ने प्रधानमंत्री के तौर पर पहली बार मोदी के नाम को प्रोजेक्ट किया था। इसके बाद जो हुआ वो इतिहास है। 2013 का कुंभ एक तरीके से टर्निंग पॉइंट इस सेंस में भी कहा जा सकता है कि साधु संतों ने उस वक्त पहली बार वहां पर जिक्र किया नरेंद्र मोदी का और उन्हें प्रधानमंत्री बनाए जाने की बात कही। खुद वीएचपी के मुखिया अध्यक्ष अशोक सिंघल ने इस मुद्दे को उठाया और उसके बाद से राजनाथ सिंह ने बाद में वो बतौर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष साधु संतों से जो उन्हें संदेश मिला, संकेत मिला, उसके बाद भी कहा जाता है कि उसी को वो आगे ले गए। मोहन भागवत का भी उसमें साथ मिला। प्रधानमंत्री के तौर पर अपने पहले कार्यकाल के अंत में नरेंद्र मोदी 2019 के अर्थ कुंभ में पहुंचे थे। तब देश में आम चुनाव होने वाले थे और मोदी के सामने लगातार दूसरी बार सत्ता में आने की चुनौती थी। ऐसे समय में प्रधानमंत्री मोदी ने गंगा में डुबकी लगाई थी। देखिए, 2019 के कुंभ में भी फरवरी महीने में प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी कुंभ में प्रयागराज में पहुंचे हुए थे और उन्होंने वहां पर डुबकी भी लगाई, गंगा में स्नान भी किया और उसके बाद नेत्र शिविर जो था, नेत्र कुंभ में, वहां पर स्वच्छता ग्राहियों के पैर भी धोए और सामाजिक समरसता का एक बड़ा संदेश दिया। और यह भी कहा जाता है कि उसके बाद जब चुनाव हुए तो ये जो तमाम संकेत और संदेश निकले वो धार्मिक आस्था और उसके साथ ही अध्यात्म और भावनाएं, ये सारा जब मिलन होता है, ये संगम होता वहां दिखाई दिया और ये इसका फायदा बीजेपी को हुआ और दोबारा 2019 में प्रधानमंत्री के तौर पर फिर से बागडोर संभाली नरेंद्र मोदी ने। आज फिर नरेंद्र मोदी ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में संगम की धारा में डुबकी लगाई। ये थी कहानी महाकुंभ और देश में हुए उसके राजनीतिक प्रयोगों की, जो बताती है कि किस तरह अलग अलग दौर में संगम की रेती पर बिखरी सियासत की इन सीपियों ने देश की धारा को बदलने में अपनी भूमिका निभाई है। भारत में महाकुंभ आध्यात्मिक उत्थान का साधन होने के साथ साथ देश की दिशा बदलने वाला महा आयोजन भी रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए, आस्था अध्यात्म से जुड़े हुए हमारे इस खास शो में फिलहाल तो इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरें जारी हैं। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।